हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जो 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी रेलवे एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए डेट भी अनाउंस हो चुकी है आरपीएफ एग्जाम की, जो कि शुरू हो रही है 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में। तो यानी दोस्त, आपके पास यहाँ से और आज से केवल 15 दिन बाकी है। तो इस 15 दिनों में साथ ही जितने भी रेलवे एग्जाम में यदि आप जीके जीएस प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, जो सबसे अधिक आरपीएफ कांस्टेबल 50 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से आपको कम से कम 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो साथ ही इसमें आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेगा। करंट अफेयर में भी साथ ही स्ट्रैटेजी जीके के सवाल रहेंगे। ओके दोस्त, तो आज से जो हम आपको लिए क्लास प्रोवाइड करेंगे आरपीएफ के लिए, वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सही करने का टारगेट आपका केवल 55 प्रश्न रहेगा। यदि आपने 75 प्रश्न हल किया, 55 प्रश्न सही किया, तो समझिए आपकी जीके जीएस में तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ओके दोस्त, तो इस समय टारगेट हम लोग का एक ही है, जो कि 2 मार्च है। डेली क्लास आरपीएफ की 11:30 AM पे चल रही है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कम समय में अधिक क्वेश्चन प्रयास करेंगे तो आप साथ ही टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे और हर एक प्रश्न याद जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और एक बात, लास्ट के जो साथी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो टॉपिक वाइज मिलेंगे, जो रेलवे एग्जामों में पूछे गए हैं। एक बात ध्यान देंगे, तो लास्ट के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। आज हम लोग स्टार्ट करें जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म। अगला टॉपिक पूरा टॉपिक कवर करा देंगे 15 दिनों में। ओके, तो देखते हैं दोस्त, आज का पहला प्रश्न। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेल एक कौन सी नर्तकी थी? बताइए, 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेल ये कौन सी नर्तकी थी? तो भरतनाट्यम नर्तकी थी। तो पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? बताइए, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पर हराया था? तो भाई पानीपत के युद्ध में हराया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो शुरुआती के सवाल दोस्त आपको काफ़ी इजी भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल बेसिक भी सवाल मिलेगा और मिक्स सवाल लेंगे, तो आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा। लेकिन दोस्त, जैसा प्रश्न 2019 के पेपर में पूछे गए थे आरपीएफ के एग्जाम में, बिल्कुल सेम साथ ही उसी के आधार पर सारे प्रश्न हैं, क्योंकि आरपीएफ कभी भी उतना कठिन सवाल नहीं पूछता है। एक बात ध्यान देंगे, वो बिल्कुल बेसिक पूछता है। जितने भी आप तक टॉपिक पढ़िएगा ना, तो उस सारे टॉपिक को, प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, वहीं से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। एक बात ध्यान देंगे, तो प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ये तो सचिन तेंदुलकर जी की है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है। देखिए, नुआखाई पूछता है कि किस राज्य का त्यौहार है, फसल कटाई उत्सव है, तो उड़ीसा का है। जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, नुआखाई किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो भाई गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बीसी राय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है सभी को? तो भाई बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सर जी ओवम है, याद रखिएगा दोस्त। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 8 क्या दे रखा है? तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया? बताइए, तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया था? तो भाई शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9।
उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनकी योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे? तो भाई तबला में थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्त, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को ये किस स्थान पर स्थित है? तो भाई जमशेदपुर में स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेंगे? आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया था? बताइए दोस्त, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया था? तो जम्मू एंड कश्मीर बना गया था। ध्यान देंगे, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रुपए की मजबूती में योगदान कर सकता है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो कि दोस्त रुपए की मजबूती में योगदान कर सकता है? तो भाई कम चालू खाता घाटा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई याद कर रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? बताइए। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? तो सर ये उत्तर प्रदेश की है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्त? तो 1954 में की गई थी। ध्यान देंगे, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या कर्नाटक में? तो भाई ये कर्नाटक में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। जो लास्ट के प्रश्न होंगे साथ ही वो टॉपिक होंगे। अब सारे टॉपिक को हमें इसी 15 दिनों में ख़त्म करना है। तो आप साथ ही रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। 2 क्लास अब प्रोवाइड करेंगे। एक जो शाम को करीबन साथ ही 8 से 9 बजे के बीच में जो क्लास हम देंगे ना, वो टॉपिक वाइज रहेगा। जो प्रश्न में बिल्कुल जो आपके पेपर में बिल्कुल सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, तो आप रेडी रहिएगा हर एक क्लास को लेने के लिए। तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? बताइए। कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस कहाँ पर अधिवेशन हुआ था कि वहाँ पे भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? भाई कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था ना, 27 दिसंबर को गाया गया था। ये डेट भी याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में जो कांग्रेस का हुआ था, इसमें पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल दोस्त राइट आंसर 1911 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन कौन था? बताइए। सवाल पढ़ेंगे अपने आप आंसर निकल के आएगा। देखिए, खिरसरा था, राखीगढ़ी नहीं थी भाई, बालाकोट था, लोथल था। तो ये राखीगढ़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। चलिए अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देंगे सभी दोस्त। वह कौन प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीत है जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया? बताइए, वह कौन प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ है जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया? तो भाई MS सुब्बुलक्ष्मी है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19, अवध के पहले नवाब कौन थे? बताइए, अवध के पहले नवाब कौन थे? तो भाई याद रखिए सआदत खान थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक वित्तीय समावेशन योजना नहीं है? बताइए दोस्त, क्या एक वित्तीय समावेशन योजना नहीं है इनमें से? भाई देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सुरक्षा बंधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, लेकिन जो हृदय है ना भाई, ये आपका वित्तीय समावेशन योजना नहीं है। तो डी ऑप्शन हृदय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21,
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? बताइए दोस्त, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो भाई अनुच्छेद 72 देता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 38वां समानांतर ये किसको विभाजित करता है? तो भाई 38वां समानांतर ये किसको विभाजित करता है? तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बर्डिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन कर सकता है? बर्डिंग और साथ ही प्रजनन ये दो शब्द आए तो समझिए हाइड्रा में ही हो सकता है। कौन सा जानवर जो कि बर्डिंग द्वारा ही प्रजनन करता है? हाइड्रा करता है। बार बार सवाल पूछता है ये आरपीएफ में, प्लस रेलवे की एग्जाम जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है भाई उसमें तो बार बार सवाल पूछता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा साथ ही कि रेलवे के सवाल आप सर जी करवा रहे क्या हमारे आरपीएफ में वो सवाल आएगा। तो भाई देखिएगा जो आरपीएफ का एग्जाम होता है वो रेलवे का ही एग्जाम होता है। जो देखिए एएलपी में जो सवाल आएंगे बिल्कुल सेम सवाल आपके आरपीएफ में आएंगे। जो आरपीएफ के सवाल आएंगे सेम आपके दोस्त आपकी एलपीएफ में, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आरपीएफ में इजी सवाल आते हैं, इतना कठिन सवाल नहीं आता है। एक बात याद रखिएगा। ओके जैसे टेक्नीशियन में सवाल पूछे गए थे ना भाई, सेम टू सेम वैसा ही सवाल देखने को मिलेगा आपको, आपने एनालिसिस किया होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है? तो भाई ये मिथिला है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कि आप सभी का 75 क्वेश्चनों में से क्या 55 क्वेश्चन सही हुआ। 25 नंबर देखिए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सर जी मथुरा थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम ये किसकी क्रिया में सहायता प्रदान करता है? बताइए दोस्त, गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम ये किसकी क्रिया में सहायता प्रदान करता है? तो दोस्त पेप्सिन में करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है। भाई बताइए संविधान के अनुसार इंडिया को आप किस रूप में जानते हैं? भारत, हिंदुस्तान, दक्षिण एशिया की आर्यावर्त, किस रूप में जानते हैं? तो सर जी संविधान के अनुसार इंडिया को हम लोग भारत के रूप में जानते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह किसकी पहल थी, किस देश की पहल थी? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बांग्लादेश या भारत की? तो भाई बांग्लादेश देश की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं? कठोर जल में जो अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं वो साथी कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, CaMg होते हैं। याद रखिएगा इस तरह CaMg कैल्शियम और मैग्नीशियम देखिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? बताइए टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो भाई याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई हर एक प्रश्न आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए जैसा पिछले वर्ष में एग्जाम हुआ था साथ ही बिल्कुल सेम उसी के ओरिएंटेशन पे हम लोग चल रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेशन पे चल रहे हैं। उसी तरह आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जिस तरह से 2019 के पेपर में आरपीएफ के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। ये तो आप लोग मान के चलिएगा, क्योंकि जैसा टेक्नीशियन के एग्जाम 2024 में हुआ था दोस्त दिसंबर के महीने में, सेम साथ ही पिछले वर्ष जो आपका टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसी के आधार पे सारे प्रश्न पूछे गए थे। ये याद रखिए आप लोग। ओके तो जितने प्रश्न हम करवाए थे तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो भाई ये संस्थानम समिति के सिफारिश पर, संस्थानम समिति के। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है? सबसे बड़ा भाई भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर भूषण, लास्ट में पद्मश्री आता है। देखिए भारत रत्न सबसे बड़ा, उससे पहले विभूषण, उससे पहले भूषण, लास्ट में पद्मश्री होता है सबसे छोटा। तो भाई कौन चारों पाया है इनमें से? ऑप्शन देखिए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पाए हैं भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जो कि चारों नागरिक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 34। ये चारों आप याद कर लेंगे भाई, सॉल्व पूछता है तीसरे नंबर का कभी पूछ देगा, कौन कभी चौथे नंबर का पूछ देता है। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 35। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? बताइए। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए दोस्त, काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। ध्यान देंगे तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 37। अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन युद्ध अभियानों के समय उसकी सेना का सेनाध्यक्ष कौन था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन युद्ध अभियानों के समय उसकी सेना का सेनाध्यक्ष कौन था? तो भाई याद रखिएगा मलिक काफूर था। मलिक काफूर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 38। देखिए किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दर्ज कौन किया? तो भाई बिहार राज्य है। अब आप लोग बताइए कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताइए। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो साथी आपका एजुकेशन लिटरेसी रेट था वो किस राज्य का था? बताइए। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 39। देखिए भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? काफ़ी इजी सवाल है, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में आप किसे जानते हैं। ऑप्शन भी आपके सामने दे रखा है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा दोस्त, बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? तो दोस्त नर्मदा नदी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 41। हरे विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भाई जो ग्रीन विट्रियल है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो फेरस सल्फेट होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 42। देखिए जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब देखिए दो जितने भी आपके 34, 23, 33 क्वेश्चन मिलेंगे, 34 क्वेश्चन है। अब साथ ही आपको मतलब कि टॉपिक वाइज रहेंगे, यहाँ से आपको एक एक प्रश्न याद करना है, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से आपके पेपर में हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न आए थे भाई। तो इतना यदि आपने तैयार कर लिया भाई तो समझिए 2 क्वेश्चन यहाँ आपका रेडी होगा। इसी में से देखने को मिला। देखिए जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नंदी वर्धन ने करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा तो है, पार्श्वनाथ भी है, श्रवण बेलगोला है, कुशीनगर नहीं है भाई। यहाँ पे बुद्ध जी का महापरिवार निर्माण प्राप्त हुआ था, है ना, कुशीनगर में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पे बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसलिए साथ ही जैन धर्म का स्थान कुशीनगर नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? बताइए। तो सारे सवाल वही होंगे जो आपके बिल्कुल प्रश्न आएंगे पेपर में, ये ध्यान देंगे। जैन धर्म के इजी सवाल नहीं करेंगे हम लोग, कठिन सवाल करेंगे जो पेपर में आएंगे। तो आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है तो सूत्राका तांग करता है। सूत्राका
तांग सूत्र करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे आप जानते हैं? तो सर जी ऋषभ देव जी को, ऋषभ नाथ जी को। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक प्रश्न देकर जाएगा। सबसे इजी सवाल इसी से आएगा आपके पेपर में, इससे और एक बौद्ध धर्म से। देखिए 47 नंबर, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे बताइए दोस्त? तो कौन थे? ऋषभ नाथ थे। याद रखिए प्रथम, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। वही सॉल्व देख रहे हैं, घुमा फिरा रहा है। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। किसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? किससे साथी? भाई याद रखिए महावीर जी को ना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 49। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइए, काफ़ी को तो पता भी नहीं होगा कि स्वामी महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था। तो भाई कुंडग्राम में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है आपका? देखिए, जैन धर्म का तीर्थस्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, जैन धर्म का तीर्थस्थल पालीताड़ा मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो पालीताड़ा मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? बताइए, दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़े? जैन धर्म है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अभी तो याद होगा, आप जैन धर्म पढ़े तो जैन धर्म आपको सामने आ रहे होंगे तो आपको 90% वही ऑप्शन लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर देने जाएंगे उस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है भाई, याद रखिएगा। तो अच्छे से प्रश्न याद करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 52 देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? बताइए, ये सवाल बताइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ? तो भाई वैशाली में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? ये सारे प्रश्न रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं भाई। तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जो साथी जैन मठ थे, इन संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर तीर्थ या बसादीस? क्या बोला जाता है? तो भाई बसादीस बोला जाता है। कहीं कहीं आपको केवल बसादी लिखा रहेगा, सिंपल इतना ही, जो कि जैन मठ संस्थानों को बोला जाता है बसादीस। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? भाई साहब काफ़ी जी सवाल। तो 24 तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें यही थे आपके। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह दोस्त 23वें जैन तीर्थंकर बने थे पार्श्वनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए, तो आप इसे याद करेंगे। पार्श्वनाथ 23वें नंबर का जैन तीर्थंकर बना था, बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था दोस्त। नेक्स्ट 57 नंबर देखिए। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? बताइए, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्त ये आपकी एक तो भाई देखिए दोनों से संबंधित है भाई। एक तो जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित होता है। आप दोनों लगा सकते हैं दोस्त। देखते हैं ऑप्शन में क्या देता है। जब अगले बार पेपर में आता है दोनों ऑप्शन दे दिया था, लेकिन ए और बी और सी देना चाहिए था, लेकिन नहीं देता भाई। ओके, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो भाई जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। भाई आप अपने एग्जाम के लिए बहुत
तरीके से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 35 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का भी रहेंगे प्लस 35 मैथ के भी सवाल रहेंगे, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। 120 क्वेश्चन का पेपर होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन होगा दोस्त। ओके, तो बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए, केवल यहाँ से 15 दिन बाकी है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कि 5 शिष्यों को दिया था, तो उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्त धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ऑप्शन ए धर्म चक्र परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? अब बौद्ध से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो दोस्त कालाशोक के द्वारा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो ये किसका हिस्सा है? यह भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। बताइए दोस्त, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि किसका हिस्सा है? यह भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो दोस्त याद रखिएगा, सुत्त पिटक का हिस्सा, सुत्त पिटक का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 3 पिटकों में से अधिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो मेरे भाई 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो याद रखिए दार्शनिक मामलों से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इजीएस्ट पर्सन है भाई ये। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। पहले जब एग्जाम होते थे ना, ये सवाल भाई हर शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा था। अब कुछ एग्जाम होते तो उसमें कभी कदार ये प्रश्न देखने को मिल जाता है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके पेपर में यही सवाल आ जाए। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? गौतम बुद्ध जी का संबंध किस गढ़ से था? तो सर जी शाक्य से थे ये। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध जी ने तो भाई सारनाथ में ही दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 66। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? तो दोस्त बोध गया में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? भाई बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? अभी हमने आपको बताया है, त्रिपिटक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो भाई बौद्ध धर्म के हैं ये। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। सिंह चतुर्थ मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है? यानी 4 जो मुख वाला शेर है साथी, ये कहाँ पर स्थित है? आप जाएंगे कहाँ पर घूमने? सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के राज्य में एक जिला पड़ता है वाराणसी, वहाँ पे सारनाथ पड़ता है, जहाँ पे सिंह चतुर्थ मुख स्तंभ लगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, एक सारनाथ की खासियत बताएं, हमारे घर से मुश्किल साथी 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे होगा। जो जैसे श्रीलंका चीन वाले यहाँ पे घूमने आते तो उन लोग का टिकट लगता है 300 और हम लोग का टिकट लगता है 25 रुपया। सोच लीजिए दोस्त कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है भाई। देखिए 70 नंबर देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। विनय और सुक्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? बताइए, विनय और सुक्त पिटक किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो दोस्त गौतम बुद्ध जी के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे साथ ही आपको हर एक प्रश्न याद जरूर करना है दोस्त। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है दोस्त तो आप जरूर पूछिए। जातक कथाएं किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है जातक कथाएं? तो भाई ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए 73 नंबर। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो जसर जी अश्वघोष ने लिखा था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है भाई? देखिए बोध गया तो था, सारनाथ भी था, कुशीनगर भी था, लेकिन ग्वालियर नहीं है, याद रखेंगे। तो 74 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 75। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। बताइए उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो दोस्त विनय पिटक है, ध्यान देंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो अब बताइए दोस्त 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका क्या 55 स्कोर बना, आपकी तैयारी कैसी है इससे जरूर आपको मालूम हो चुका होगा। बताइए दोस्त। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपने हर एक प्रश्न जरूर याद किया होगा दोस्त। इसका साथ ही पीडीएफ प्लस एक और पीडीएफ आपके लिए आने वाली है दोस्त, वो सरप्राइज रहने वाली है, बहुत अच्छा आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए होने वाला है। तो जल्द ही साथ ही इसका अनाउंस करने वाले हैं। तो साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जो भी क्लास हम देते हैं उसको देखिएगा, बहुत साथ ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला एग्ज़ाम के लिए, खासकर 2 मार्च से जो आपकी आरपीएफ की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। ओके दोस्त, तो कोई भी इसमें आपकी प्रश्न चल रही है आप साथी जरूर पूछिए। और आप इस समय जो एग्ज़ाम शुरू होगा 2 मार्च से कम से कम 5 दिन बाद अपना साथी आप लोग एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है कि आपका एग्ज़ाम की सीटिंग पड़ा, सब कुछ धीरे धीरे साथी लिंक एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे आयोग, तो आप लोग अपना चेक करेंगे उसको। ओके, थोड़ा सब्र रखेंगे, 4 से 5 दिन वो ओपन हो जाएगा, सब कुछ अपने चेक कीजिएगा, कैसे होगा हम प्रोसेस उसका पूरा बता देंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं दोस्त शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।